So students, now we are starting our next chapter, that is periodic classification, and it is last chapter of chemistry. Okay. So first of all introduction ले लेते हैं. What is the meaning of periodic classification? आप सभी ने periodic table तो देखा ही होगा. Okay. आपने देखा होगा ना, ऐसा बना होता है periodic table like this, और उसमें सभी elements को group together किया होता है. ठीक. तो उनकी एलिमेंट्स की periodic classification की जरूरत क्या पड़ी हमको? देखो, प्रेजेंट डेट तक हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं. इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करना इज वेरी, यू कैन से, डिफिकल्ट, और याद भी रखना. ओके. तो टाइम टू टाइम जैसे ही साइंस ने थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू किया था एंशियंट टाइम से, तभी साइंटिस्टों ने सोचना शुरू कर दिया था कि हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कुछ एक ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे 118 एलिमेंट्स को अगर हम टोटल ले दे के 18 से 20 ग्रुप में डिवाइड कर दें, तो होगा क्या, हमें 118 एलिमेंट्स को डिफरेंटली पढ़ने के बजाय 18 से 20 ग्रुप को पढ़ना पड़ेगा. दैट्स इट. और इनको याद करना भी इजी हो जाएगा. ओके. तो स्टडी को सिस्टमेटिक बनाने के लिए आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करना जरूरी है एलिमेंट्स की. ओके. ऑल एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स in such a way that elements in same group have similar properties. जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, जिससे क्या होगा, जिससे आप उनका अंदाजा लगा पाओगे कि हाँ भाई ये दोनों जो हैं वो सिमिलर सी प्रॉपर्टी वाले ही होंगे. ओके. क्लियर? इन दिस वे स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज रिड्यूस्ड टू द स्टडी ऑफ फ्यू ग्रुप्स. ऐसा करने से होता क्या है, आपको ये लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की स्टडी करने के बजाय आपको सिर्फ ग्रुप्स को स्टडी करना पड़ता है और उनको दिमाग में रखना पड़ता है, उनकी प्रॉपर्टीज को. बाकी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली फिर आप उन जो चीजें आपने याद करी होंगी ग्रुप की, उनसे निकाल सकते हो. ओके. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने का ऑफ द एलिमेंट्स. ओके. दिस इज द रीजन फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. ये पीसी का मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. और टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने ट्राई करी है, ठीक है, कि हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को इन डिफरेंट ग्रुप्स. ओके. और उसमें सबसे पहले ट्राई करी थी डोबर्नियर ने. उसके बाद जो मेन में ना उनकी बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है, डोबर्नियर ने. उसके बाद ट्राई करी थी न्यूलैंड ने. ठीक है. उसके बाद ट्राई जो नेक्स्ट करी है वो करी है मेंडलीव ने. ठीक. और उसके बाद जो इन सभी का ओवरऑल निकला सम, और जो आजकल चल रहा है, जो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके. क्लियर? तो हम बारी बारी से इन सीक्वेंस जाएंगे और इन सभी पीरियोडिक टेबल्स को पढ़ेंगे. इन सभी के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था वो पढ़ेंगे. सबसे पहले डोबर्नियर ट्रायड्स. डोबर्नियर ने क्या कहा उसकी बात करते हैं. व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. अगर हम एलिमेंट्स को ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज कर दें, जैसे लो मास वाला, जैसे जिसका मास 1 है वो पहले, जिसका मास 2 है वो बाद में, लाइक दिस. अगर हम उनको अकॉर्डिंग टू देयर मास अरेंज कर दें. क्लियर? ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड्स, जिनको 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बन जाएगा जिसको ट्रायड बोला जाएगा, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड. तो ऐसा करने से होगा क्या, आपके पास ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो हैं जिनको ट्रायड बोला जाएगा, उनके 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनना शुरू होगा जिसको ट्रायड बोलेंगे. और ट्रायड में क्या पहचान कैसे होती है ट्रायड की? इन ट्रायड mass of middle element will be equal to arithmetic mean of atomic mass of other 2 elements. पहचान क्या है ट्रायड की, कि जैसे मान लो 3 एलिमेंट, जैसे ए बी सी. सी का मास x, ए का मास x है, बी का y है, सी का z है. तो जो फर्स्ट और जो लाइटेस्ट और जो हैवीएस्ट एलिमेंट है, उन दोनों के मासेस का अगर अर्थमेटिक मीन करोगे, ठीक है, तो इस मीन की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली y के इक्वल ही होगी. और जो 3 एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को ओबे करवा लेते हैं वो तीनों एक मिलकर ट्रायड बनाते हैं, और वो तीनों एक ग्रुप में कंसिडर होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रायड, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं. और डोबर्नियर के टाइम तक
जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उन एलिमेंट्स में से टोटल 9 एलिमेंट 3 ट्रायड की फॉर्म में उसने दिखाए थे कि ये देखो ये टोटल 9 एलिमेंट है, इनको 3 ट्रायड में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, और एक ट्रायड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर भी होती हैं। ओके, जैसे उसने सबसे पहला ट्रायड बनाया था अल्कली मेटल्स का। ओके, कौन कौन से? लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। उसने बोला देखो जी, लिथियम लाइटेस्ट है, पोटाशियम हाईएस्ट है। उसने क्या किया, लिथियम और सोडियम के मास का अर्थमेटिक मीन निकाला, मास लेके, तो सम कर दिया मासेस का डिवाइड बाय 2, अर्थमेटिक मीन कितना आया? 23। ओके, और देखो ये अर्थमेटिक मीन 23 आया, और जो बीच वाले का मास है वो भी कितना है? वो 23। इट मींस लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जो है दे आर मेकिंग वन ट्रायड, मींस दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे पता लगता था ट्रायड का, ट्रायड की ये पहचान है। ओके, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी एक ट्रायड बनेगा। कौन कौन से एलिमेंट तब तक डिस्कवर हो चुके थे उनकी बात हो रही है, क्योंकि उसके टाइम पे सारे के सारे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। उस टाइम जितने डिस्कवर हुए थे उनके अकॉर्डिंग उसने बोला कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों भी एक ट्रायड बनाते हैं। क्यों? कैल्शियम का मास 40 है और बेरियम का 137, इन दोनों का मीन निकालो, वो आता है 88.5। और सेंटर वाला जो है वो स्ट्रोंशियम, उसका कितना है? 88। ऑलमोस्ट सेम ही है, अर्थमेटिक मीन के जितना ही आ रहा है। ओके, विच इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ स्ट्रोंशियम। इट मींस कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम फॉर्म्स अ ट्रायड। ओके, ऐसे उसने बोला कि ये भी एक ट्रायड बना रहे हैं, और ये तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी एक सिमिलर होती है, तो इन तीनों को एक ग्रुप में रखा जा सकता है, जिसको एक ट्रायड बोला गया है। सिमिलरली आपके पास जो हेलोजेंस हैं वो भी एक ट्रायड बना रहे हैं। उस टाइम कौन कौन से हेलोजन डिस्कवर हो चुके थे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन और आयोडीन का अगर मास लेके उसका अर्थमेटिक मीन निकालें 81.25, विच इज नियरली इक्वल टू द ब्रोमीन। इट मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो ट्रायड की प्रॉपर्टीज, जो ट्रायड का करेक्टरिस्टिक है उसको ओबे कर रहे हैं, इसलिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे बिलोंग टू वन ट्रायड, दे विल फॉर्म वन ट्रायड। ओके, तो ये था डोबर्नियर ट्रायड का रूल। जो ट्रायड में उन 3 मेंबर्स को रखेंगे, ट्रायड में मतलब 3 मेंबर ही होते हैं, और तीनों मेंबर का पता कैसे लगेगा कि फर्स्ट और लास्ट, लाइटेस्ट और जो हैवीएस्ट एलिमेंट होगा, उन दोनों के मास का जो मीन होगा वो सेंटर वाले, अर्थमेटिक जो मीन होगा वो सेंटर वाले के मास के नियरली इक्वल होगा। बट इसमें कई सारी लिमिटेशन है, सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही हैं जो 3 ट्रायड्स में बनते हैं। बाकी उस टाइम भी ये नहीं कि सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 9 से कई ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 50-60 तो थे ही ना। ठीक है, बस वही जो है उनमें से भी सिर्फ 9 एलिमेंट्स हैं जो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं, सिमिलर एटम जो है, सिमिलर एलिमेंट जो है वो ग्रुप हो पा रहे हैं। ओके, द वर्नियर्स couldn't identify, नहीं couldn't नहीं, could identify, the Verniers could identify only 3 triads from elements known at that time. He failed to arrange outer elements in triads, so his classification wasn't not successful. outer नहीं, other आना था यहाँ पे, other elements, यहाँ पे other है। ओके, यहाँ पे other कर देते हैं, इसको ठीक करना है। अब जब डबर्नियर का ट्रायड वाला मतलब सक्सेस इतना चला नहीं, क्योंकि 3 ही ट्रायड बन रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स को कहाँ फिट करेंगे ट्रायड में, है ना, तो ये लॉजिक नहीं फिट बैठता। लॉजिक वो हो जो ज्यादातर में फिट बैठ जाए, थोड़ी बहुत एक्सेप्शन हो चलती हैं, बट ये नहीं है कि थोड़ा बहुत ओबे हो रहा है बाकी सारी एक्सेप्शन, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट ट्राई किसने करी? न्यूलैंड ने। ठीक है, उसने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। क्या मतलब है इसका? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन order of increasing atomic masses, the properties of eighth element starting from given element are similar with the first element. जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करोगे तो होगा क्या? फर्स्ट और जो उसके बाद एट्थ आएगा,
उनकी प्रॉपर्टीज मतलब फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होंगी। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट वाला एट्थ आएगा उसकी प्रॉपर्टी इसके साथ सिमिलर होंगी, मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। This repetition in properties of elements is just like repetition of eighth note in octave of music। म्यूजिक में भी कुछ ऑक्टेव, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है वैसे म्यूजिक का। म्यूजिक में भी एट्थ नोट ऑफ ऑक्टेव जो है वो रिपीट होती है, रिपीटेशन शुरू हो जाती है एट्थ नोट से, ठीक है। तो इसलिए उसने इसको न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लाइक उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उसने उनको अरेंज अरेंज किया इन अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। तो हाइड्रोजन पहले आया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और जो एट्थ है फ्लोरीन, उसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से रिजेंबल करती हैं। उसके बाद फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर एट्थ क्लोरीन, इसकी इससे रिजेंबल है। इट मींस ये तीनों एक प्रॉपर्टी वाले, ये तीनों एक प्रॉपर्टी वाले, ये तीनों एक प्रॉपर्टी वाले, ऐसे वो हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट के साथ एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर रही है, फिर इसको फर्स्ट मानना है, फिर अगला एट्थ जो है उसको इससे रिजेंबल करेगा। तो ऐसे ये तीनों एक ग्रुप में आ गए, ये तीनों एक ग्रुप में आ गए, ये तीनों एक ग्रुप में आ गए। बट जो न्यूलैंड, इसमें भी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए ही ये ओबे होता है, उससे नेक्स्ट वालों के लिए ये चीज ओबे नहीं होती। ओनली फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इज ओबेइंग दिस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये इसकी लिमिटेशन है न्यूलैंड लॉ की ऑफ ऑक्टेव्स की, ठीक। न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इट इज ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम इन दिस वे। ये सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड है। But Newland's classification based on his law of octaves, however, gave a very important conclusion that there is some systematic relation between order of the atomic masses and repetition of properties of elements। but इसने एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा आइडिया दे दिया कि कहीं ना कहीं मास में और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में, ऑर्डर ऑफ मासेस में और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में कुछ ना कुछ रिलेशन पक्का है। ओके, क्लियर। हालांकि ये इसका जो खुद की क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है। ओके, अब इसके लिमिटेशंस भी देखते हैं, लिमिटेशंस में क्या क्या है। दिस लॉ वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। सॉरी, ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर दें। ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर देना, ये वाला अच्छा पॉइंट है। अब लिमिटेशंस पढ़ते हैं। दिस लॉ वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। सबसे बड़ी तो लिमिटेशन ये है, वही बात है ना, सबके लिए एप्लीकेबल ना हो तो वो लॉ नहीं ना हुआ। थोड़ी बहुत एक्सेप्शन हो चलती है, ये नहीं है कि थोड़ा बहुत अभी हो रहा है सारा बाकी सारा लॉ एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं चलता। Newlands assumed that only 56 elements existed in nature and no more elements could be discovered in future। उसने सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक ये है कि उसने ये मान के चला कि 56 डिस्कवर हो चुके हैं, उतने ही हैं, उससे ज्यादा एलिमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उससे ज्यादा, जैसे उसके बाद नोबल गैसेस डिस्कवर हुई हैं, ओके, फ्लोरीन से पहले एक नोबल गैस आती है हीलियम, वो यहाँ पे आ जाएगी, फिर तो ऑक्टेव नहीं ना हुआ, फिर तो ये 9th नंबर पे आ रहा है इसके कंपैरिजन में, 8th नंबर पे थोड़ी ना आ रहा है, ठीक। तो इट मींस जैसे ही नए वाले एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और वो यहाँ पे बीच में जब फिट होंगे तो फिर तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो इसलिए न्यूलैंड का ये मान के चलना कि बस 56 एलिमेंट्स ही हैं, उसके बाद एग्जिस्ट नहीं, उसके बाद नए इन फ्यूचर डिस्कवर नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ओके, क्योंकि उसके बाद डिस्कवर हुए हैं और उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को बिल्कुल ही खत्म कर दिया फिर तो। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड whose properties did not fit into Newland's law of octave। In order to fit elements into his table, Newland put even two elements in one slot। कई बार तो उसने ऐसा भी किया, दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में पुट कर दिया, एंड दैट टू इन कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और वो भी वहां पे जहां पे उनकी प्रॉपर्टीज मैच भी नहीं करती। तो ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे यहाँ पे इसने कोबाल्ट और निकल को इसी स्लॉट में पुट किया हुआ है, इस ग्रुप में ही रखा हुआ है, हालांकि ये कोबाल्ट और निकल इसमें फिट भी नहीं होते इनकी प्रॉपर्टीज में। ओके,
तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में। ओके, उसके बाद जो बेस्ट, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जो सबसे पहले इससे पहले जो बेस्ट वाला चल रहा था वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। ये बहुत देर चला है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या है आपके पास, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसने अब क्या किया इसका भी देख लेते हैं। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing atomic masses, elements with similar properties occur at regular interval। इसने कोई फिक्स नंबर नहीं बोला कि हाँ 8वें नंबर पे जाके ही सेम एलिमेंट रिपीट होगा ना। इसने बोला अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हो, जैसे 1 मास वाला पहले, फिर 2 वाला, फिर 4 वाला, लाइक दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस में अरेंज करते हो, तो होगा क्या, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल। एक इंटरवल होगी जिसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप टुगेदर होना शुरू हो जाएंगे, पर ये फिक्स नहीं है। इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं दिया कि 8 के बाद ही होगा कि 10 के बाद ही होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने। ओके, सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू हिज पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उसके लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास का। तभी तो एटॉमिक मास जब के अकॉर्डिंग जब अरेंज कर रहे हैं तो एक फिक्स इंटरवल के बाद जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी सिमिलर वाले हैं वो एलिमेंट इकट्ठे हो रहे हैं। ओके, इन हिज टेबल मेंडलीव अरेंज्ड ऑल दी देन नोन, जो उस टाइम प्रेजेंट थे, 63 एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन हॉरिजॉन्टल रोज, but in such a way that elements having similar properties come directly under one another in same vertical column or group। उस टाइम जो 63 नॉन थे उसने उनको ऐसे अरेंज कर दिया, और ऐसे अरेंज किया कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। ओके, और जब उसने ऐसा किया तो उसने देखा देयर आर 7 पीरियड्स, उसके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स इन ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 8 ग्रुप बन रहे हैं उसके ओरिजिनल वाले पीरियोडिक टेबल में। हालांकि बाद में जब और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो बाकी साइंटिस्टों ने भी उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके देखी है, बट वो मेंडलीव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो रहा था पूरा का पूरा प्रॉपरली। मेंडलीव टुक formula of oxides and hydrides formed by elements as basic property of elements for their classification of his periodic table। उसने देखा कि जैसे सोडियम है, सोडियम के हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaH। उसके बाद उसने देखा पोटेशियम के हाइड्राइड का फॉर्मूला भी क्या होता है, KH। उसके बाद उसने देखा कि सोडियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2। और पोटेशियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, K2। उसने बोला सोडियम और पोटेशियम एक जैसे फॉर्मूले वाले ऑक्साइड बना रहे हैं और एक जैसे फॉर्मूले वाले हाइड्राइड बना रहे हैं। तो इसके बेसिस पे उसने बोल दिया कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो सेम होंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि इन दोनों के हाइड्राइड की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, मैच कर रही है एक दूसरे के साथ, सिमिलर ऑक्साइड की। तो उस बेसिस पे उसने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया, साथ में उनके फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड और ऑक्साइड भी देखे, और उसके बेसिस पे उसने उनको 7 पीरियड जो उसने ड्रॉ किया था, उसकी जो ओरिजिनल पीरियड टेबल उसने दिया था, सभी एलिमेंट्स जो उस टाइम नोन थे उनको 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, Mendeleev took formula of oxide and hydroxide formed by elements as the basis property of elements। ये भी उसने साथ में थोड़ा ध्यान रखा है। ओके, तो उसके बाद जो उसका पीरियोडिक टेबल निकल के आया वो ये है, ये दिया था, ये ओरिजिनल फॉर्म है जो उसने दी थी 1869 में। हालांकि उसके बाद ये जो गैप छोड़े हुए ना उसने, ये गैप क्यों छोड़े, उसने बोला ये वाले एलिमेंट यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट पक्का फिट होगा, अभी वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, ये जो गैप्स हैं इनमें पक्का कोई ना कोई एलिमेंट अभी डिस्कवर होके फिट हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये गैप छोड़ रहा हूँ। ओके, ओनली दीज एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। बाद में जब और एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए तो उसके बाद क्या हुआ, देखो जितने भी गैप्स थे वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट आगे फिट हुआ है, क्योंकि वो वहां फिट होता था।
यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस पीरियोडिक टेबल का। और साथ में एक नोबल गैसेस का नया ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया बाद में। ये तो मॉडिफिकेशन है जो बाकी मेंडलीव ने नहीं करी है, बाकी साइंटिस्टों ने करी है, ठीक है। और नोबल गैसेस को ग्रुप 0 में रख दिया गया है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। एलिमेंट्स डिस्कवर्ड आफ्टर आफ्टर एडेड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो वो ऐड हो रहे हैं। और देखो टेबल ऐसा रह रहा है, टेबल में कोई चेंज नहीं आ रहा। यही सबसे बड़ी खास बात थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। हालांकि इसने भी कुछ एक लिमिटेशंस दी हैं, इसमें भी कुछ एक लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या लिमिटेशंस हैं। बट ये पुराने वाले कंसेप्ट में से सबसे बेस्ट कंसेप्ट तो ये मेंडलीव का ही था। इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस में अरेंज किया है, पहली बात। और साथ में उनके जो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड और हाइड्राइड है उनको भी एज अ बेस यूज किया है फॉर द क्लासिफिकेशन। ओके, अब आगे बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। मेंडलीव क्लासिफिकेशन की मेरिट्स, अच्छी बातें। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ predicted that the existence of some elements that had not been discovered at that time। जैसे उसने एक्का बोरोन, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, ठीक है, ये जो गैप छोड़े थे ना, उसने बोला था इस गैप वाले को उसने बोला एक्का बोरोन, और इसको बोला एक्का एल्यूमिनियम, इसको बोला एक्का सिलिकॉन। ये वाले जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, बाद में जब डिस्कवर हुए तो स्कैंडियम, गैलीलियम और जर्मेनियम उनका नेम पड़ा है। ओके, क्लियर। एक्का बोरोन, स्कैंडियम, एक्का एल्यूमिनियम, गैलियम, और एक्का सिलिकॉन, जर्मेनियम। शायद मैं थोड़ा ऊपर नीचे करके आऊंगा बट ये है। ओके, ये याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कई बार कि एक्का बोरोन किसको बोलते हैं, मेंडलीव ने किसको बोला था एक्का बोरोन, ठीक है। एक्का बोरोन स्कैंडियम, एक्का एल्यूमिनियम गैलीलियम। एक मिनट रुको, मेरे को ये टेबल अच्छे से बनाने दो। ये एक्का बोरोन स्कैंडियम, एक्का एल्यूमिनियम गैलियम और एक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, और ये उनके सिंबल हैं, ठीक है। कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकंड जो है वो स्मॉल होता है। Mendeleev's periodic table could accommodate noble gases when they are discovered। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उसको भी अकोमोडेट कर पाया। मैंने बोला ना उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया, ग्रुप 0। और इसको इनको इंट्रोड्यूस करने की वजह से बाकी एलिमेंट्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, वो आराम से अपनी जगह, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, तभी तो बेस्ट माना गया इस पीरियोडिक टेबल को। ओके, अब लिमिटेशंस भी हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। होते वो सेम एलिमेंट के ही हैं, जैसे ये तीनों हाइड्रोजन ही है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, उसका जो सेकेंड वाला आइसोटोप है जिसको ड्यूटीरियम बोलते हैं, जिसका मास नंबर 2 होता है, वो आगे आएगा। और मास नंबर 3 वाला जिसको ट्रिटियम बोलते हैं वो आगे आएगा। ऐसे तो ये तीनों डिफरेंट ग्रुप के मेंबर हो गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। आइसोटोप्स ऐसे तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सेम एलिमेंट के ही तीनों आइसोटोप डिफरेंट ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। तो आइसोटोप्स के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कि आइसोटोप तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आने चाहिए, बट एक्चुअल में आएंगे थोड़ी ना आइसोटोप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी इसकी एक। ओके, उसके बाद रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। कुछ एक एलिमेंट्स के इसने मतलब क्या किया, हाई वाले को पहले लिख दिया, लो वाले को बाद में लिखा। हालांकि ये खुद ही बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में करना है, बट इसने कई बार क्या किया, इसने हाई वाले को पहले लिखा हुआ, लो वाले को बाद में। जैसे कोबाल्ट विद एटॉमिक मास 58.9 जो है इज प्लेस्ड फर्स्ट, व्हाइल निकल विद एटॉमिक मास 58.7 इज प्लेस्ड लेटर। जैसे इसके पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, कोबाल्ट को पहले लिखा हुआ है, देखो इसका मास हालांकि ज्यादा है। ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ये बंदा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये कहता कि नहीं मैं नहीं गलत। इसने बोल जब ये ऐसे किया ना, तो इसने इसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की थी। इसने बोला मैं नहीं गलत, ये अभी ना इनके मास जो हैं वो गलत निकाले हुए हैं, इनके एटॉमिक मास सही नहीं है। देखना बाद में लेटर ऑन जब आप इनके मासेस ध्यान से देखोगे ना तो देखना इसका कम ही निकलेगा, इसका ज्यादा निकलेगा।
ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा था नहीं। ओके क्लियर, तो मतलब ये इसका ओवर कॉन्फिडेंस इस पे थोड़ा भारी पड़ गया। ठीक, करेक्ट पोजीशन could not be assigned to हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए करेक्ट पोजीशन असाइन नहीं कर पाया ये इन इट्स पीरियोडिक टेबल। वो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन के लिए एग्जैक्ट पोजीशन अभी करेक्ट पोजीशन असाइन नहीं की है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि हाइड्रोजन कुछ एक प्रॉपर्टीज में एल्कली मेटल्स को रिजेंबल करता है, कुछ एक में हेलोजेंस को रिजेंबल करता है। अब ये हेलोजेंस और एल्कली मेटल्स क्या होते हैं ये अभी बाद में बात करेंगे, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। ओके, तो ये आपके पास ये लिमिटेशन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बट इसको आज नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम कल शुरू करेंगे। और ये वाला जो एक्का बोरोन एक्का सिलिकॉन वाला जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना है, मतलब करना तो उसको याद ही है। एक्का बोरोन किसको बोलते हैं? स्कैंडियम को। एक्का एल्यूमिनियम किसको बोलते हैं? गैलियम को। और एक्का सिलिकॉन किसको बोलते हैं? जर्मेनियम को। ओके, बस दैट्स इट फॉर टुडे।